Okay. Now let us start with the very next chapter, and that is appeals. Assessment, reassessment, rectification, इन सब के ऑर्डर के बाद अगर असेसी अग्रीड है विद दैट ऑर्डर तो he can use this second chapter which is appeal. In this chapter we are not only going to discuss about appeal के साथ साथ एक दूसरा भी टॉपिक इसमें आएगा called revision. Appeal and revision. But before that, जो 24 नंबर का चैप्टर था that was assessment procedure. सवाल आता है इट्स सच अ लॉन्ग चैप्टर एंड बिसाइड्स बीइंग अ लॉन्ग चैप्टर इट्स आल्सो टिपिकल चैप्टर. Why so typical? Because there is so much things which you need to understand from the depth of that section. और यहाँ पे ऊपर ऊपर से पढ़ के कुछ नहीं होने वाला because they will go totally in detail. अब जिन लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपोजर है उनको तो और ज्यादा मजा आएगा वो चैप्टर पढ़ के क्योंकि उनका नॉलेज और ज्यादा अच्छा होगा उस चैप्टर से. पर जिनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है विच इज 60% ऑफ द क्राउड फॉर द असेसमेंट प्रोसीजर, in that case this chapter becomes little bit more than difficult. और इस चैप्टर को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते. साइमल्टेनियसली इस चैप्टर को याद भी अच्छे से रखना है. व्हाट द ओनली एडवाइस आई विल गिव, जितना इस चैप्टर को सिंपली ड्राफ्ट कर सकता था उतना मैंने ड्राफ्ट करके ऑलरेडी दे दिया है. इफ यू सी द मॉड्यूल 100 पेज का जो चैप्टर है तकरीबन आई हैव ट्राइड टू कवर इन अप्रोक्सीमेटली 35 पेजेस विच ईच लाइन्स बीइंग कवर्ड, सम एडिशनल जजमेंट्स कवर्ड. ये आपको आपका जो मेन रिवीजन टाइम पीरियड चालू होगा जो जनरली 5 मंथ 6 मंथ वॉट एवर यू हैव, उसके पहले एटलीस्ट 2 बार इसको परफेक्टली आपको याद रखने का ट्राई करना है. उसके पहले 2 बार, ताकि जब आप लोग ये स्टडी लीव में जाते हो ये चैप्टर टोटली ब्लैंक ना हो जाए. तो मिनिमम इसको 2 बार आपको पढ़ना है और याद रखने के हिसाब से पढ़ना है. और वो कब तक आपको याद रखने के हिसाब से पढ़ना है, एटलीस्ट आपकी स्टडी लीव चालू हो उसके पहले. जितना असेसमेंट प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है उतना ही सेम अपील्स भी इंपॉर्टेंट है, बट नॉट दैट मच डिफिकल्ट. जितना असेसमेंट प्रोसीजर था, या डिफिकल्ट से ज्यादा अच्छा वर्ड है, कॉम्प्लेक्स नहीं है उतना, सिंपल प्रोसीजर है. थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी इधर उधर तो हर एक जगह पे होता है, पर ये इतनी भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है जो याद रखने में ओवरडोज हो जाए. नॉर्मल चैप्टर है, अच्छा सा चैप्टर है, एसएससी के फेवर वाला चैप्टर है. कहीं पे भी कोई भी अग्रीड हो जाता है तो हमेशा 1-2 रास्ते ओपन होने चाहिए, और वो रास्ते ये चैप्टर ओपन करके देता है. सबसे पहले तो जब मैं अपील की बातें कर रहा हूं तो इसमें अगर कोई भी ऑर्डर पास होता है, असेसमेंट ऑर्डर बोलो या फिर उसका रीअसेसमेंट ऑर्डर बोलो, तो ये कोई भी ऑर्डर के सामने कौन से राइट्स रहते हैं एसएससी के ऑर्डर को सुधारने के. सबसे पहले तो अगर उस ऑर्डर में कोई एरर रह चुकी है तो वो एरर रिमूव करने के लिए आप क्या करवा सकते हो, रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो. पर ऑर्डर में कोई एरर नहीं है, दैट इज समथिंग कॉल्ड डिबेटेबल. डिबेटेबल, अच्छा अभी डिबेटेबल में 2 चीजें हो सकती है. आइदर यू आर अ स्मॉल पर्सन, व्हाट इज एग्जैक्टली स्मॉल पर्सन आई विल टेल यू लेटर ऑन, और यू आर नॉट अ स्मॉल पर्सन, यू आर नॉट अ एलिजिबल पर्सन. रादर स्मॉल पर्सन अगर अग्री कर दे कि हाँ भाई एओ तू सही बोल रहा है, मेरा टैक्स भरने का आ रहा है, चल मैं टैक्स भर भी देता हूं, पर ये ऊपर की पेनल्टी निकाल दे, वो ऑफेंस चैप्टर जो तू लगाने वाला था इम्प्रिजमेंट वगैरह वो निकाल दे, तो मैं अपील करने की जगह जा सकता हूं. अरे पर सूच है, अपील करने की जगह जा सकता हूं डीआरसी के पास. डीआरसी बोले तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी, जैसे एक था डीआरपी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, वो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के लिए था. असेसमेंट ऑर्डर आ गया, उसके बाद कुछ छोटे क्लाइंट जो है वो अपील में जाने की जगह कहां पे जा सकते हैं, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी. इट इज लाइक आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट जैसा, या आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट जैसी बात हो गई. तो पहले सेटलमेंट कमीशन हुआ करता था, उसको रिमूव करके उन्होंने कौन सा कंसेप्ट ला दिया, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी का. पर अगर यू आर नॉट अ स्मॉल पर्सन तो अगेन यू हैव 2 ऑप्शन. अच्छा बाय द वे, ये स्मॉल पर्सन अगर यहां पे नहीं जाना चाहता तो ऑटोमेटिकली यहां कंपलसरी नहीं है, डीआरसी इज नॉट कंपलसरी बाय द वे. स्मॉल पर्सन चाहे तो डीआरसी के पास जाएगा, चाहे तो यहां पे दूसरे पॉइंट में भी आ सकता है. या तो वो लोग क्या करेंगे, इस ऑर्डर के सामने अपील करेंगे, या तो वो लोग रिवीजन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, रिवीजन अंडर सेक्शन 264. नाउ रिवीजन क्या है पहले उसकी बात करता हूं. अगर मान लो असेसिंग ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया एंड यू आर वेरी मच श्योर कि अगर मैं इसके सीआईटी के पास जाएगा तो सीआईटी ये समझेगा कि एओ हैज डन ट्रेमेंडसली रॉन्ग थिंग,
और अपील में जाने से मेरा टाइम भी बर्बाद होगा, लॉयर की फीस वगैरह भी ज्यादा लगेगी। उससे अच्छा मैं सीआईटी के पास जाके बोलता हूं कि देख तेरे एओ ने इस तरीके का गलत ऑर्डर पास किया है, जजमेंट है मेरे पास, उसने इसकी इफेक्ट ही नहीं दी, एरर नहीं है, जानबूझ के उसने ये गलती की है, ये एडिशन किया है। हम सीआईटी के पास जाके रिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो हमारा ऑर्डर सीधे सीधा रिवाइज करवा देगा। और अगर हमें लगता है नहीं यार इसका सीआईटी भी इतना ही खड़ूस है जितना एओ, तो हम इस ऑर्डर के सामने क्या करेंगे, अपील में जाएंगे। सबसे पहली अपील कहां पे होती है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स, सीआईटी अपील्स। सी ऑलवेज देयर इज अ लॉ कि कोई भी अपील पहले इंटर डिपार्टमेंट होनी चाहिए, फिर अबो डिपार्टमेंट। तो ये इंटर डिपार्टमेंट अपील हुई कि आप इसी के एक दूसरे बॉस के पास जाते हो, पर देखो उसके इमीडिएट बॉस के पास जाओ तो उसको रिवीजन बोलते हैं। एक पर्टिकुलर अथॉरिटी जो बनाई गई है सारी अपील्स के लिए उसको बोलता है सीआईटी अपील्स। सीआईटी अपील्स का एक ही काम होता है, बस लोगों के झगड़े सुनना, क्या गलत किया किसने वो सुनना। सीआईटी अपील्स की पोस्ट बहुत ही कम है और केसेस बहुत ही ज्यादा, और इसीलिए लास्ट ईयर उन्होंने सीआईटी अपील्स के साथ और एक पोस्ट ऐड कर दी, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स और उसके साथ एक दूसरी पोस्ट आ गई जेसीआईटी अपील्स। अब इसके सामने अगर आप अग्रीव्ड हो तो दूसरी अपील किसके सामने होगी, आईटीएटी। अच्छा बाय द वे थोड़ा ओवरऑल बताओ, सीआईटी अपील कितने दिनों में करने की होती है, 30 डेज। 30 डेज में अपील करनी होती है, 30 डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ दैट अर्लियर ऑर्डर। उसके बाद उसमें भी अगर अग्री हो तो दूसरी अपील कहां पे होगी, आईटीएटी। कौन ये अपील में जाएगा, सिर्फ असेसी के असेसी या डिपार्टमेंट, बोथ, बोथ आइधर और जा सकते हैं। यानी कि सीआईटी अपील्स है डिपार्टमेंट का इंसान, पर उसके सामने इनकम टैक्स ऑफिसर भी अपील कर सकता है कि नहीं मेरे ऑर्डर को कैसे गलत बोल रहा है, मैं भी अपील कर सकता हूं। तो आईटीएटी में डिपार्टमेंट भी अपील कर सकता है और असेसी भी अपील कर सकता है। अच्छा पर सीआईटी अपील्स के सामने सिर्फ कौन अपील कर सकता है, असेसी ऑब्वियसली। वहां पे थोड़ी वो खुद के ऑर्डर के सामने अपील करेगा कि मैंने खुद का ही ऑर्डर गलत बनाया, नहीं। तो सीआईटी अपील्स में सिर्फ असेसी जाएगा। आईटीएटी में कौन जा सकता है, असेसी भी जा सकता है और एओ भी जा सकता है बाय वे ऑफ कमिश्नर। और आईटीएटी में कितने दिनों तक जाना पड़ता है, 60 डेज। अपील का टाइम कितना दिया, 60 डेज। आईटीएटी में भी अगर आप अग्रीड हो गए। अच्छा बाय द वे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअली ट्राइब्यूनल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल, कोर्ट और ट्राइब्यूनल में फर्क क्या। कोर्ट में बहुत सारी मैटर डिस्कस हो सकती है, ट्राइब्यूनल पर्टिकुलर मैटर के लिए बनता है। कोर्ट is governed by code of civil procedure, whereas tribunal can make its own rules. कोर्ट में जज वगैरह बैठते हैं, यहाँ पे मेंबर्स बैठते हैं। यहाँ पे हम लोग जज वर्ड यूज नहीं करते बिकॉज वी डोंट वांट कि हम कोर्ट जैसी फीलिंग दे। कोर्ट में क्या झगड़े आते हैं, जबकि ट्राइब्यूनल इज लाइक ओके सेटलमेंट जैसी चीज है। तो ट्राइब्यूनल नाम देने से पहले तो कोर्ट का जो डर था वो इन्होंने निकालने का ट्राई किया। अच्छा कोर्ट में सीधा हाईकोर्ट में जाते तो कितनी सारी मैटर हाईकोर्ट में और तारीख पे तारीख होती, तो ट्राइब्यूनल बनाता कि स्पीडी केस खत्म हो सके। तो ट्राइब्यूनल इज अ पर्टिकुलर, जैसे जीएसटी ट्राइब्यूनल होता है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, हर एक चीज के लिए ट्राइब्यूनल अपने होते हैं। तो ITAT is basically income tax appellate tribunal specifically for the matters of income tax, Benami Properties Act and all that stuff. ITAT is the last authority for fact finding. फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी लास्ट है, इसके बाद अपील नहीं हो सकती ऑन दैट मैटर विच कवर फैक्चुअल बेसिस। देखो दो तरीके के झगड़े हो सकते हैं, मेरा इंटरप्रिटेशन कुछ बोलता है और एओ का इंटरप्रिटेशन कुछ बोलता है, ये हो गया मैटर ऑफ लॉ। अच्छा मेरा केस उसमें फैक्ट कुछ ये है और एओ इस फैक्ट को समझ नहीं रहा है, ये हो गया मैटर ऑफ फैक्ट। ITAT इज द लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। आप फैक्चुअल बेसिस पे हाईकोर्ट में नहीं जा सकते, हाईकोर्ट में और फर्दर अपील कर सकते हो बट ओनली फॉर विच मैटर, ओनली फॉर क्वेश्चन ऑफ लॉ, नॉट ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो हाईकोर्ट में तभी जा सकते हो व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो वो सीधा ITAT ही लास्ट अथॉरिटी हो गई, उसके बाद अपील में जा सकते नहीं हो। अच्छा ITAT तक एक सीए भी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, पर हाईकोर्ट में कंपलसरी रिप्रेजेंट करने के लिए यू शुड बी अ एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। तो हाईकोर्ट में अगर मैटर जाती है तो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ही वहां पे लाना पड़े। हाईकोर्ट में जनरली कितने टाइम तक जा सकते हो, 120 डेज। हाईकोर्ट में जाने का टाइम पीरियड क्या है, 120 डेज। हाईकोर्ट में भी मजा नहीं आता तो कहां पे जाओगे, सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट में तभी जा सकते हो जब हाई कोर्ट अपने ऑर्डर में लिख के दे कि दिस ऑर्डर इज अपीलेबल अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट, दैट इज अ लॉ। हाई कोर्ट अगर अप्रूवल देता है कि इसके सामने सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, जो जनरली दे ही देता है, तो ही सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। अगर हाई कोर्ट बोलता है इतना चिंदू केस है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके उनका टाइम वेस्ट मत करना, तो वो लिख सकता है दिस ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने का। हाँ, उसका भी एक रिट पिटिशन का अलग से पॉइंट है, बट दैट इज ओके, एज पर द नॉर्मल प्रोसीजर आप नहीं जा सकते, उसके लिए रिट पिटिशन फाइल करनी पड़े। सुप्रीम कोर्ट की टाइम लिमिट इनकम टैक्स ने नहीं बताई, कितने दिनों में सुप्रीम कोर्ट में जाने का वो टाइम लिमिट इनकम टैक्स इज साइलेंट, तो सुप्रीम कोर्ट का खुद का रेगुलेशन है, वो भी अपनी सुप्रीम कोर्ट में करनी होती है 60 डेज के अंदर फ्रॉम दैट ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। तो इट इज लाइक 30 60 120 60, 30 60 120 60, 30 सीआईटी अपील्स, 60 डेज आईटीएटी, 120 डेज हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाने का टाइम लिमिट कितना हो जाता है 60 डेज। हु इज द लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी? आईटीएटी। अच्छा, हाई कोर्ट में कब जा सकते हो? व्हेन देयर इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ, उसका भी वो सब आगे पढ़ेंगे आराम से। और सुप्रीम कोर्ट में कब जा सकते हो? व्हेन हाई कोर्ट हैज गिवन यू द पावर टू गो इनटू सुप्रीम कोर्ट। अगर मान लो हाई कोर्ट मना कर दे तो नहीं जा सकते, पर उसका एक अलग से रिट पिटिशन करके पॉइंट है, वहां पे जा सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं सीआईटी अपील्स, अपील टू जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स, या तो सीआईटी अपील्स, ये उनकी पोस्ट है। 246 या तो 246A, ये दो सेक्शन है। जेसीआईटी अपील्स का 246, सीआईटी अपील के लिए 246A। कौन से केसेस इन लोगों के सामने अपीलेबल है, वो मॉड्यूल का पेज नंबर 18.2 है, जहां पे सारे केसेस लिखे हैं, पर जो काम के केसेस है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं नीचे। तो ये पेज सिर्फ ऐसे ही रेफरेंस के लिए लिखा है, वो इंपॉर्टेंट सारे केस मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई करके लिखे ही है कि इतने इतने केसेस के सामने अपील हो सकती है। अपील टू जेसीआईटी अपील कैन नॉट बी डन इफ ऑर्डर पास्ड बाय और विथ अप्रूवल ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी अबोव डेप्यूटी कमिश्नर। जिसने असेसमेंट ऑर्डर पास किया, अगर वो डेप्यूटी कमिश्नर या उसके ऊपर की पोस्ट वाला है, तो उसकी अपील सीधा सीआईटी अपील्स में होगी, जेसीआईटी अपील्स में नहीं हो सकता। अच्छा, बाय द वे, आई डोंट हैव अ राइट, I don't decide that whether my appeal will go to JCIT appeal or CIT appeal. I just need to file the appeal. Now it is the department who will decide कि किसके पास मेरी अपील जाएगी, वो लोग अलोकेशन करते हैं। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है ये या ये ऐसा, वो लोग डिसाइड करके देते हैं कि इसके पास आपका केस जाएगा। Any appeal can be transferred from JCIT appeal to CIT appeal by board or income tax authority after opportunity of being heard. JCIT अगर ये थोड़ा कम उसका दिमाग लग रहा है, हाई लेवल का केस है, उसके पास अभी अभी अपॉइंट हुआ है, तो इसका शायद उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आप बोल रहे हो यार ये मजा नहीं आ रहा है, ये क्या बोल रहा हूँ, क्या समझ रहा है, मेरा केस सीआईटी अपील्स के पास लेके जाओ। यू टेल इनकम टैक्स अथॉरिटी, प्रिंसिपल कमिश्नर वगैरह या सीबीडीटी कि मेरा केस ट्रांसफर करवाओ, वो आपका केस ट्रांसफर करवा के दे देंगे। अच्छा, व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन सीआईटी एंड जेसीआईटी? जेसीआईटी इज वन लेवल बिलो सीआईटी। व्हेन देयर इज मोर देन 3 सीआईटी, तो उन सबको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? जॉइंट कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स। और इसके ऊपर भी एक उनका बॉस बिठा के रख देते हैं, ताकि इन लोगों में कोई झगड़ा हो तो एक मेन पर्सन जो हैंडल कर सके। तो ऐसा समझो कि जेसीआईटी इज वन लेवल बिलो सीआईटी। जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है उसमें एक सीआईटी से काम नहीं चल सकता, तो वो सीआईटी के बदले कौन अपॉइंट करके दे देते हैं? जॉइंट कमिश्नर्स। और उसके ऊपर कौन बिठाते हैं? कमिश्नर। जबकि कुछ सिटी इतनी छोटी होती है कि एक ही पर्सन सब हैंडल कर सकता है, तो वहां पे जेसीआईटी नहीं होता, सीधा कौन आ जाता है? सीआईटी। तो सीआईटी बोले तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जेसीआईटी बोले तो जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। आईटीए का फुल फॉर्म क्या है? इनकम टैक्स अथॉरिटी। अच्छा, अभी मेन ये कौन से केसेस अपीलेबल है, किसके सामने आप सीआईटी अपील्स में जा सकते हो। अच्छा, हु विल गो इनटू दिस अपील? ऑब्वियसली ओनली असेसी। असेसी ही ये अपील कर सकता है, और किस ऑर्डर के सामने कर सकता है? सबसे पहला, एनी ऑर्डर ऑफ जेसीआईटी अंडर 115 VP फॉर रिफ्यूजिंग अप्रूवल ऑफ टनेज टैक्स स्कीम। हमने एक छोटा सा चैप्टर पढ़ा था, टनेज टैक्सेशन। रेलेवेंट शिपिंग कंपनी प्रिजम्पटिव तरीके से अपनी इनकम गिन सकती है, पर उसके लिए उसके पास अप्रूवल होनी चाहिए। आप एक शिप ओनर हो, आप अपनी कंपनी के लिए अप्रूवल लेने गए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हम आपको टनेज टैक्स का सर्टिफिकेट नहीं देंगे, उस ऑर्डर के सामने अपील हो सकती है। इंटीमेशन अंडर 143(1), टीडीएस इंटीमेशन, टीसीएस इंटीमेशन। समरी असेसमेंट के सामने भी अपील हो सकती है। यानी मान लो 143(1) के ऑर्डर में आपका कोई खर्चा डिसअलाउ हो गया, मिस्टेक नहीं है, जानबूझ के उन्होंने डिसअलाउ किया, तो अब क्या? तो अब इसके सामने भी आप अपील फाइल कर सकते हो। तो समरी असेसमेंट के सामने भी अपील फाइल हो सकती है। ऑर्डर ऑफ 143(3) या तो 147, एक्सेप्ट
where DRP has approved or PCIT has approved under 144BA. क्या बात हो रही है ये? ऑर्डर ऑफ 143.3, अच्छा बाय द वे 143.3 इंक्लूड्स 144, हाँ, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के सामने भी अपील हो सकती है, इट्स नॉट लाइक कि नहीं हो सकती, 144 भी इसमें कवर हो गया। तो असेसमेंट ऑर्डर या रीअसेसमेंट ऑर्डर, दोनों की अपील किसके सामने हो सकती है? सीआईटी अपील्स के सामने। अच्छा, अब से लेकर हर बार मैं सिर्फ सीआईटी अपील्स बोलेगा, जब जब मैं सीआईटी अपील्स बोलता है वो हर एक चीज किसको अप्लाई हो जाएगी? जेसीआईटी अपील्स को भी अप्लाई हो जाएगी। तो आगे क्या लिखा है? एक्सेप्ट वेयर डीआरपी हैज अप्रूव्ड और पीसीआईटी हैज अप्रूव्ड अंडर 144BA। हमने दो केसेस देखे थे, कोई नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन कंपनी है, ट्रांसफर प्राइसिंग वाला पर्सन है, तो उसका ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर हम भेज के बोलते हैं ऑब्जेक्शन है तो रेज कर, और अगर वो ऑब्जेक्शन रेज करता है तो ऑब्जेक्शन किसके सामने जाता है? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, दैट इज अ कॉलेजियम ऑफ 3 सीआईटी, और फिर उसके हिसाब से ऑर्डर पास होता है। मैंने वहां पे एक लाइन लिखवाई थी, इस ऑर्डर के सामने सीधा अपील कहां पे होगी? आईटीएटी। अरे आप सीआईटी के ऑर्डर को सीआईटी अपील्स के सामने कैसे अपील कर सकते हो? हायर अथॉरिटी के पास जाना पड़े। सिमिलरली गार वाला कोई है, इनपरमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट, अप्रूविंग पैनल ऑर्डर पास करता है, अप्रूविंग पैनल में तो जज वगैरह बैठते हैं, अब उसका जो ऑर्डर है वो सीआईटी अपील्स के सामने अपील करोगे? नॉट पॉसिबल। और इसीलिए गार वाला अगर कोई केस है तो उसका अपील भी यहां पे नहीं हो सकता, वो भी किसके पास होगा? सीधा आईटीएटी। तो ये एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट यहां पे लिख दो 144C या तो 144B, ये तो है ही। और वो दोनों सेक्शन में भी मैंने ये नोट लिखवा दी थी। ऑर्डर अंडर सेक्शन 92CD मॉडिफाइंग इनकम एज पर एपीए। एपीए बोले तो एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट। जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग हमने बोला था कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई डील करते हो तो मार्केट वैल्यू पे होनी चाहिए, इसकी मार्केट वैल्यू क्या, ये मुझे पता ही नहीं है। अब इसकी मार्केट वैल्यू क्या है ये मुझे पता ही नहीं लग रही है, तो मैं ना डिपार्टमेंट के पास जाके बोल सकता हूँ कि देखिए ये मेरा केस है, मुझे कोई मगजमारी नहीं चाहिए, चलो साथ में बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या, और फिर वही मैं अडॉप्ट करूंगा। उसको बोलते हैं एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट। पहले से अग्रीमेंट कर लो गवर्नमेंट के साथ कि मैं एडवांस में बोल रहा हूं, मैं इस प्राइस पे ट्रांजेक्शन करेगा, फिर जिक जिक नहीं चाहिए तेरी। अच्छा, ये रोल बैक भी हो सकता है, हम ये सब पार्ट 3 में पढ़ेंगे। रोल बैक का मतलब ये आज जो अग्रीमेंट किया वो पीछे के सालों में भी अप्लाई हो सकता है। अब जो पीछे के सालों में अप्लाई होता है, अगर एओ मना कर दे कि नहीं इस साल में मैं ये अप्लाई नहीं करूंगा, तो उस ऑर्डर के सामने आप क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। पर ये ठीक है, ये पॉइंट तो बाद में आएगा। अच्छा, रेक्टिफिकेशन अंडर 154 155 एक्सेप्ट वेयर असेसमेंट रीअसेसमेंट पास्ड विद द अप्रूवल ऑफ पीसीआईटी फॉर गार। तो बेसिकली 154 रेक्टिफिकेशन के सामने भी क्या कर सकते हो? अपील में जा सकते हो, सिंपल टर्म्स। ऑर्डर अंडर 163 ट्रीटिंग एजेंट फॉर नॉन रेजिडेंट। कल मैंने पता है एक इंटरेस्टिंग चीज बोली थी कि कोई एक पर्सन है नॉन रेजिडेंट है, गवर्नमेंट को उसके सामने कोई नोटिस वगैरह इश्यू करनी है तो गवर्नमेंट उसके पहले क्या करता है? इंडिया में कोई एक ऐसे पर्सन को आइडेंटिफाई करता है जो गवर्नमेंट के हिसाब से वो नॉन रेजिडेंट का एजेंट है। तो गवर्नमेंट पहले एक ऑर्डर पास करती है सेक्शन 163 कि मिस्टर ए फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल ट्रीट यू एज एन एजेंट ऑफ मिस्टर बी हु इज अ नॉन रेजिडेंट। अब ना मैं काहे का एजेंट बन गया, मेरी क्या जवाबदारी आती है? आपको ये ऑर्डर पसंद नहीं आता तो आप उसके सामने अपील कर सकते हो कि ये खामखा मुझे एजेंट बना रहा है, मैं तो इंडिपेंडेंट पर्सन हूं, सिर्फ एक ट्रांजेक्शन उसका करके दिया उसमें मैं थोड़ी उसका एजेंट बन गया। तो आप इस ऑर्डर के सामने भी अपील कर सकते हो कि मेरे को एजेंट मत बनाओ। उसके सामने अपील कहां पे हो सकती है? सीआईटी अपील्स के सामने। ऑर्डर अंडर सेक्शन 171 फॉर पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। हमने एचयूएफ चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी एचयूएफ का पार्टीशन होता है, एओ केस देख के डिसाइड करेगा कि पार्शियल पार्टीशन है कि टोटल पार्टीशन। अगर टोटल पार्टीशन है तो उसको कंसीडर किया जाता है, अगर पार्शियल पार्टीशन है तो उसका मतलब पार्टीशन हुआ ही नहीं है, एचयूएफ इज कंटिन्यूइंग, ऐसा ही माना जाता है। मान लो एओ ने ऑर्डर पास कर दिया कि एचयूएफ का पार्शियल पार्टीशन है ये, मैं उस ऑर्डर के सामने भी अपील कर सकता हूं, यानी जहां जहां पे एओ स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है वो हर एक जगह पे अपील होती है। Order under section 201 206C deeming any person as assessee in default, basically TDS TCS deemed default जब आपको मान लिया जाता है उस ऑर्डर के सामने अपील हो सकती है। रिफंड ऑर्डर अंडर 237, आपने कोई चीज का रिफंड मांगा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया या कम रिफंड दिया तो उसके सामने भी अपील हो सकती है। पेनल्टी ऑर्डर फॉर दीस मैनी पेनल्टीज, इतनी इतनी पेनल्टीज के सामने अपील हो सकती है। ऑर्डर अंडर सेक्शन 239A
बाद में पढ़ना ही है हमें ये, पर सिर्फ एक छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूं। मान लो मैं किसी फॉरेन कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, तो कई बार फॉरेन कंपनी मुझे पहले से बोलती है कि मैं इंडिया का टैक्स भरने के लिए तुम्हारे साथ अग्रीमेंट नहीं कर रहा है, टैक्स का पोर्शन तुम अपनी जेब से भर देना। यानी फॉरेन कंपनी बोल रही है मेरा टैक्स पर्सन तू तेरी जेब से भर दे, मेरे को तो मेरा प्योर पैसा मिलना चाहिए, टीडीएस वीडीएस मेरा काटने का नहीं। तो एज अ इंडियन पर्सन अगर तुम्हारा इतना वो गरज है उसके साथ बिजनेस करने का, तो तुम अग्री कर सकते हो कि हाँ तुम्हारा टीडीएस में अपनी जेब से भर देगा, तू चिंता मत कर। अच्छा अभी मान लो तुमने टीडीएस का पैसा अपनी जेब से गवर्नमेंट को भर दिया, फिर तुमने डीटीडब्ल्यू पढ़ा, डीटीडब्ल्यू में से पता चलता था कि यार ये फॉरेन कंपनी को तो टैक्स ही नहीं लग रहा था, मैंने तो खामखा पैसा भर दिया। तो अब तुम क्या करोगे, जो टैक्स भरा उसका रिफंड मांगोगे। अगर वो रिफंड देने के लिए एओ मना कर देता है तो उसके सामने क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो 239A। What is section 239A? Through any agreement with non-resident person paying the amount will pay TDS under 195 to central government and then he can claim refund by application to AO। अगर रिजेक्ट करता है तो उसके सामने आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। तो इतने इतने ऑर्डर के सामने अपील्स पॉसिबल है। एक बार फटाफट ये सारे केसेस गो थ्रू करो। असेसिंग डिफॉल्ट पॉइंट नंबर 8 वाला क्या बोला था मैं, कि अगर आप किसी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट करना भूल गए तो एओ उसके पास जिसकी इनकम है उसकी रिकवरी करने के बजाय आपको डीम्ड डिफॉल्ट मान लेता है और वो टीडीएस की रिकवरी आपसे कर सकता है। तो आपका एक ऑर्डर आया कि यू हैव नॉट डिडक्टेड टीडीएस ऑफ मिस्टर ए एंड वी विल ट्रीट यू असेसिंग डिफॉल्ट, डीम्ड असेसिंग डिफॉल्ट। आप बोल सकते हो कि मेरा टीडीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं थी, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पर वो पर्सन ने अपना रिटर्न खुद से भर दिया, जाओ उसके पास जाके टैक्स मांग। तो इसके सामने अपील कर सकते हो। Okay. अभी 249 लेज डाउन द प्रोसीजर कि भाई अपील कैसे करने की। फॉर्म नंबर 35 फाइल होता है, 35 में कुछ ऐसा ज्यादा नहीं होता। फॉर्म नंबर 35 में क्या होता है, पहले तो पर्सनल डिटेल मांगी जाती है, ग्राउंड्स ऑफ अपील मांगे जाते हैं कि कौन असेसमेंट ऑर्डर में से कौन से ऐसे पॉइंट है जिसके सामने तुमने अपील करनी है। बहुत ही सोच समझ के ये सब लिखना होता है। मान लो असेसमेंट ऑर्डर आया, उसने 3 चीजों का एडिशन किया, कुछ पेनल्टी भी लगा दी, टोटल 4 चीज है जिसके सामने तुम्हें प्रॉब्लम है। तुमने ग्राउंड्स ऑफ अपील में सिर्फ 2 चीजें ही लिखी, सोचा बाकी की 2 चीजें तो बाद में साथ में डिस्कस कर लेंगे, तो नहीं, वो गई चीज है। जो ग्राउंड्स ऑफ अपील में लिखोगे कि मुझे इसके सामने ऑब्जेक्शन है, उसी के सामने आगे बातें चलेगी। जो ग्राउंड्स ऑफ अपील तुम ग्राउंड्स ऑफ अपील में नहीं लिखोगे, जो एडिशन वाले पॉइंट उसमें डिस्कस नहीं करोगे, वो एज इट इज कंटिन्यू करेंगे, उसके सामने अपील नहीं कर सकते अब। तो ग्राउंड्स ऑफ अपील बहुत ही सोच समझ के लिखना होता है। सेम इज द केस इन जीएसटी ऑल्सो। दूसरा होता है स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट। पूरी स्टोरी लिखो तुम्हारे हिसाब से, जितना भी तुम्हारा कहना है, जितना भी तुम्हारा बोलना है, जो भी तुम्हें लगता है कि इसने नहीं सुना एओ ने, पूरी स्टोरी छाप देने की, सीआईटी अपील्स पड़ेगा। तो ग्राउंड्स ऑफ अपील, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, और दूसरे जो अटैचमेंट तुम्हें साथ में डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने हैं वो सब भी चीजें लगा सकते हो। अच्छा कुछ 2-3 डाउट है जो यहां से डिस्कस कर लेते हैं। हमने एओ का जब असेसमेंट चल रहा था तब 5 एविडेंसेस दिए थे, और उस 5 एविडेंसेस के बेसिस को ठुकरा के एओ ने एडिशन कर दिया। जब मैं सीआईटी अपील्स में जाता हूं तो उसके सामने जो आर्ग्यूमेंट होगी, क्या वो ये 5 एविडेंसेस के हिसाब से ही होगी कि मैं कोई छठा एविडेंस भी प्रोड्यूस कर सकता हूं 5 के हिसाब से ही। और अगर आप रिक्वेस्ट करो एओ को कि देयर वाज अ जेन्युइन रीजन फॉर नॉट प्रोड्यूसिंग दिस 6th एविडेंस, मैं तो ढूंढ रहा था पर मिल नहीं रहा था, या तो मैंने एओ को सबमिट करने को गया, एओ ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो
CIT appeals can accept that new evidence also. अच्छा, और आप मान लो कोई नया एविडेंस नहीं दे रहे हो, वो सामने से भी बोल सकता है, कोई अलग एविडेंसेस देना है तो भी दे सकते हो। तो बेसिकली एडिशनल ग्राउंड्स थोड़ा डिफिकल्ट है, एडिशनल एविडेंसेस देना सिंपल है। जनरली एडिशनल एविडेंसेस एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, पर आपका जो भी स्टोरी है वो सब फॉर्म नंबर 35 में बहुत ही सही से लिखना पड़े। फॉर्म नंबर 35 साइंड एंड वेरीफाइड बाय एनी पर्सन अंडर सेक्शन 140 वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे रिटर्न को जो वेरीफाई करता है वहीं अपील के फॉर्म को भी वेरीफाई करेगा। डॉक्यूमेंट्स कौन से सबमिट करने हैं? फॉर्म नंबर 35 विच इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड ग्राउंड ऑफ अपील, 1 कॉपी ऑफ ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट, जैसे असेसमेंट ऑर्डर है तो 143(3), 144 वगैरह। ओरिजिनल नोटिस ऑफ डिमांड अंडर सेक्शन 156। अब देखो ओरिजिनल वर्ड उनका तब यूज आता था जब ये सब फेस टू फेस चलता था, कि भी जो एओ ने तुम्हें स्पीड पोस्ट के थ्रू नोटिस ऑफ डिमांड भेजा वो ओरिजिनल तुम्हें अपील में दे देने का। क्यों ओरिजिनल? यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे ओरिजिनल, क्यों? ऐसा ना होना चाहिए कि तू अपील में आया और तू वही डिमांड नोटिस लेके रिवीजन में भी चला गया, एक ही साथ तू दो दो चीजें चला रहा है, वो दोनों लोग अनजान। रिवीजन वाली अथॉरिटी अनजान है कि तू अपील में गया है, और अपील वाली अथॉरिटी अनजान है कि तू रिवीजन में गया है। दोनों का ऑर्डर आया एंड यू आर सिलेक्टिंग विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ओरिजिनल डिमांड नोटिस हमें दे दो ताकि हमें भरोसा आ जाए कि तुम इसके अलावा कहीं और नहीं जाने वाले हो, इसलिए ओरिजिनल डिमांड नोटिस ये लोग मांग लेते थे। अब देखो अब तो सब ऑनलाइन होता है, अटैचमेंट में क्या ओरिजिनल क्या डुप्लीकेट, चाहो उतनी पीडीएफ बना सकते हो ना उस चीज की। तो अब ये ओरिजिनल वर्ड इतना कुछ काम का ज्यादा रहा नहीं। सीआईटी अपील्स भी फेसलेस हो चुका है, सीआईटी अपील्स का पूरा अपील प्रोसीडिंग भी फेसलेस है, इवन आईटीएटी भी फेसलेस हो गया है, हाईकोर्ट फेस टू फेस है। तो ठीक है, वो तो फेसलेस होने से रहा। तो यहाँ पे फॉर्म नंबर 35, 1 कॉपी ऑफ ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट एंड ओरिजिनल डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 156। अच्छा, अपील के लिए फीस भरनी है। अगर तुम्हारी असेस टोटल इनकम 1 लाख या उससे कम है तो 250 रुपए की फीस, अगर 1 लाख से 2 लाख है तो 500 रुपया, 2 लाख के ऊपर है तो 1000 रुपया। एनी अदर सब्जेक्ट जिसमें इनकम इन्वॉल्व ही नहीं है, पेनल्टी का ऑर्डर था, कोई रिजेक्शन का ऑर्डर था, एजेंट बनाने वाला ऑर्डर था, तो उसमें इनकम क्या, कुछ नहीं, तो उसमें कितनी फीस? 250 रुपया देने का। पॉइंट टू बी नोटेड, असेस टोटल इनकम। There are two kind of income, returned income, assessed income. What does it mean? मैंने अपने रिटर्न में 50,000 की इनकम दिखाई, असेसमेंट के वक्त एओ ने बोला नहीं तुम्हारी इनकम तो 15 लाख है, तो ये फीस डिसाइड करने के लिए मैं कौन सा बेस लू, मेरे रिटर्न इनकम का कि एओ के असेस्ड इनकम का? एओ के असेस्ड इनकम का। तो यहाँ पे असेस्ड इनकम देखना है, रिटर्न इनकम नहीं देखना है, और उसके हिसाब से फीस तय होती है 250, 500, 1000, 250। ठीक है, मामूली उनका एंट्रेंस फी जैसा। अपील टू बी डन विद इन 30 डेज ऑफ, 30 दिन में अपील करनी है। कहां से 30 दिन गिनने? अपील अगेंस्ट एनी असेसमेंट और पेनल्टी, तो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड। हमने एक चीज डिस्कस की थी कि असेसमेंट या रीअसेसमेंट, इट्स जस्ट डिसाइडिंग व्हाट इज द इनकम विच इज एडेड, उसका टैक्स पेएबल कितना वो कहां पे होता है? नोटिस डिमांड अंडर सेक्शन 156। आप अपील असेसमेंट ऑर्डर के सामने कर रहे हो, पर डेट वगैरह गिनने के लिए कौन सी डेट देखनी है? डिमांड नोटिस की डेट देखनी है, और वो जब आपको सर्व हुआ तब से लेकर 30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हो। तो मान लो किसी को 143(3) का ऑर्डर सर्व हुआ 1 अप्रैल 2024 को, तो उसको जो टैक्स पेबल का नोटिस है, डिमांड नोटिस 156 के अंदर, वो सर्व होता है 10 अप्रैल 24 को। चलो मुझे बताओ, ये अच्छा इश्यू हुआ डिमांड नोटिस 10 अप्रैल को, और एसएससी को रिसीव हुआ 12 अप्रैल 24 को। तो 143(3) का ऑर्डर सर्व हुआ 1 अप्रैल 24 को, डिमांड नोटिस इश्यू हुई 10 अप्रैल 24 को, सर्व हुआ 12 अप्रैल 24 को। व्हाट इज द लास्ट डेट अप टू विच अपील कैन बी डन टू सीआईटी अपील्स? टेल मी द डेट अप टू विच आई कैन फाइल द अपील। व्हाट इज द लास्ट डेट? व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग अपील? 12 अप्रैल को मुझे सर्विस हुआ नोटिस का। और यहाँ पे जहां जहां पे लिखा है ना फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस नोटिस ऑफ डिमांड, तो बेसिकली इट इज द वेरी नेक्स्ट डे।
उस दिन को काउंट नहीं करने का, उसके बाद काउंट करने का। और ये 30 डेज है, 1 मंथ नहीं है। तो 12 अप्रैल का 12th में ऐसा बोलने वाले लोग पागल होते हैं। यहाँ पे हम लोग मंथ थोड़ी गिन रहे हैं, यहाँ पे 30 डेज लिखा है। अब सबसे पहले तो 12 अप्रैल को यहाँ पे नोटिस ऑफ डिमांड सर्व हुई। 30 दिन में से 12 दिन तो चलो ऐसे ही चले गए, तो तुम्हारे कितने दिन यहाँ पे बच गए? 18 डेज बच गए। अच्छा 18 डेज तुम्हें कितने दिनों में अपील करनी थी? 30 डेज। 30 डेज में से कितने दिन ऑलरेडी चले गए? 18 डेज। अब मई के और कितने दिन तुम्हें मिलेंगे एक्स्ट्रा? 12। तो ये हुआ 12 मई। पर ये हर केस में ऐसा नहीं होगा। जैसे फरवरी हो गया, मार्च हो गया, तो उस केसेस में ऐसा एग्जैक्ट 1 महीना नहीं होगा, उसमें तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट 30 डेज। और इसलिए थोड़ा सोच समझ के इसका जवाब देने का। तो जिस दिन ये नोटिस आई उसके बाद से लेकर तुम्हें क्या करने का? 30 डेज गिनने का। तो उसके बाद से लेकर 30 दिन का टाइम मिलता है अपील का। अच्छा इन एनी अदर केस जहां पे डिमांड नोटिस जैसा कुछ भी नहीं है, जैसे रिजेक्शन ऑर्डर वगैरह, रिफंड का ऑर्डर वगैरह, तो उसमें 30 डेज कहां से गिनोगे? फ्रॉम द डेट ऑन विच इंटीमेशन और ऑर्डर सॉट टू बी अपील्ड इज सर्व्ड। सी इंटीमेशन 143(1) के सामने भी तो अपील कर सकते हो, पर 143(1) का कोई दूसरा डिमांड नोटिस नहीं आता, इट इज इटसेल्फ अ डिमांड नोटिस। तो उसका 30 दिन कहां से चालू होता है? इंटीमेशन सर्व हुआ वहां से। When application under 270AA, period from application till the date on which order comes shall be excluded in 30 days. अब ये क्या है? ओके सेक्शन 270AA। सबसे पहले तो बहुत सारे सेक्शन है जो पेनल्टी के सेक्शन है, 270, 272, 273 वगैरह सब उसके पेनल्टी के। कोई एओ ने आप पे पेनल्टी लगा दी, आपने उसके नोटिस का जवाब नहीं दिया, पेनल्टी धर दिया। कोई आपने नोटोरियस काम किया तो थोड़ी पेनल्टी आ गई, थोड़ा डिले किया आंसर देने में, पेनल्टी आ गई। पेनल्टी के सामने दो चीजें हो सकती है, या तो आप अपील कर सकते हो सीआईटी अपील्स में कि जो ने खोटी पेनल्टी लगाई। दूसरा आप पेनल्टी के सामने क्या कर सकते हो? 270AA के अंदर एक रिक्वेस्ट कर सकते हो उसके अपर अथॉरिटी को फॉर गिविंग इम्यूनिटी। आप उसकी अपर अथॉरिटी के पास जा सकते हो कि प्लीज ये पेनल्टी रिमूव करवा दे। दोनों में 30-30 दिन का टाइम है। अब मान लो आपने पहले क्या सोचा, मैं इम्यूनिटी के लिए जाता है, उसका ऊपर का बॉस तो 100% इम्यूनिटी दे देगा, पर वो तो मिले हुए निकले, इम्यूनिटी रिजेक्ट हो गई। अब इन दैट केस आप अपील करने की सोच रहे हो, पर अपील करने का 30 दिन का टाइम भी चला गया, तो अब इस केस में तो आप अपील नहीं कर पाओगे। और इसलिए इन्होंने क्या बोला, अपील करने का जो 30 दिन का टाइम है, वो जो इम्यूनिटी का टाइम पीरियड पूरा चला, उस प्रोसीडिंग्स का क्या कर दो? एडिशन कर दो। यानी फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2024 को मुझे कोई पेनल्टी की नोटिस आई, मैं 2 अप्रैल 24 को चला गया सीआईटी के पास कि मुझे प्लीज इम्यूनिटी दे दो 270AA के अंदर, और सीआईटी ने जवाब देने में टोटल 20 दिन लगाए, 20 डेज। 20 दिन के अंदर उसने रिजेक्ट कर दी मेरी इम्यूनिटी की रिक्वेस्ट, कैन नॉट गिव यू इम्यूनिटी। मुझे अपील करनी है सीआईटी अपील्स में अगेंस्ट दिस पेनल्टी ऑर्डर। कब तक कर सकता हूं? व्हाट इज द डेट अप टू विच आई कैन डू दिस अपील? 20 दिन लगे टोटल इम्यूनिटी के लिए। वैसे मुझे अपील करने के लिए कितने दिन थे? 30 डेज। 1 अप्रैल को ऑर्डर आया, तो 30 डेज कब से काउंट हो गए? 2 अप्रैल से। 2 अप्रैल से 30th अप्रैल कितने दिन होते हैं? 29 प्लस एक दिन और जोड़ दो, यानी कौन से दिन तक वैसे नॉर्मली अपील कर सकते थे? 1 मई 24। अब उसमें क्या ऐड कर दो? 20 दिन ऐड कर दो जो इम्यूनिटी के पीछे बिगड़ गए उसके। यानी अब अपील कब तक कर सकते हो? बेसिकली आप 1 मई के बाद और 12 और 20 दिन, यानी दैट विल बी 21 मई 2024 तक आप लोग अपील कर सकते हो। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने लिखा है, 143(3) and 156 received on 30th June 19. Demand notice served on 30th June 19. Then 2nd July, assessee applied under section 270AA for immunity of the penalty and order denying received on 31st July. So now the last day of appeal will be 29th August. कैसे 29th August? सबसे पहले तो कितना टाइम आपका इम्यूनिटी के पीछे बर्बाद हो गया? 2 जुलाई को अप्लाई किया, 31 जुलाई को डिनाई हो गया, तो बेसिकली कितने दिन आपके बर्बाद हो गए? 30 डेज। 30 डेज का पीरियड इम्यूनिटी का आपका बर्बाद हो गया। आपको अपील करने के लिए नॉर्मल 30 डेज तो मिलते थे, प्लस ये जो 30 दिन का टाइम आपका बर्बाद हुआ वो भी अब उसमें एड ऑन कर दो। 30th जून को जो आपका ऑर्डर आया था उसके सामने 30 दिन के अंदर नॉर्मल अपील करनी थी, यानी वो होता 30th जुलाई, प्लस और 30 डेज का टाइम आपको मिल जाएगा। दैट डोंट कम्स टू 30th August, दैट कम्स टू 29th August, क्योंकि जुलाई में 31 दिन होते हैं।
30 तक आपको नॉर्मल अपील करनी थी, और एक दिन, और उसके बाद और 29 डेज, टोटल आपको 29 अगस्त तक अपील करनी पड़ेगी। अच्छे से एक बार ये एग्जांपल देखिए और कैलकुलेट कीजिए खुद से। तो जितना इम्यूनिटी के पीछे टाइम बर्बाद हुआ वो एडिशन कर देने का। और डेज कैलकुलेट करने में बहुत ध्यान रखना, जिस दिन ऑर्डर आया उस दिन को 30 दिन में काउंट नहीं करने का, उसके बाद से 30 दिन गिनने के, और महीना नहीं गिनने का, 30 दिन गिनने के। अच्छा, अभी टाइम लिमिट्स में ना थोड़ा सा ध्यान दे देना, जहां जहां पे वो लोग मंथ वाइज टाइम लिमिट देते हैं, 3 मंथ, 1 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, जनरली इट स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द ईयर। और जहां जहां पे वो लोग डेज का टाइम लिमिट देते हैं, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, जनरली इट स्टार्ट फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच दैट ऑर्डर केम। तो ये थोड़ा ऑब्जर्व करना आपसे, जब जब मंथ की लिमिट होती है वो एंड ऑफ द मंथ से चालू होती है ताकि गिनना इजी हो जाए, और जब जब डेज की लिमिट होती है वो पर्टिकुलर डेट से चालू होती है। अच्छा, पर मान लो ऑर्डर आया, लिखा था 5 करोड़ का टैक्स भरना है, हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आया, 30 दिन के बाद उठा, अब याद आया अपील करना था, 30 दिन का टाइम तो चला गया। इन शॉर्ट, ड्यू टू सम जेन्युइन रीजन, ड्यू टू सम जेन्युइन कॉज, 30 डेज के अंदर अपील ना हो पाई, तो क्या उसके बाद अपील के सारे दरवाजे मेरे लिए बंद हो जाएंगे? नहीं। कॉन्डोनेशन पावर इज देयर विद सीआईटी अपील्स। सीआईटी अपील्स विच इंक्लूड जेसीआईटी अपील ऑल्सो, वो नीचे एक कॉमन नोट आ जाएगी, जहां जहां पे सीआईटी अपील है वहां पे जेसीआईटी अपील भी समझना, may admit the appeal after 30 days also if he satisfies that it was a sufficient cause। तो ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है, लिबरल है, 30 दिन के बाद भी एक्सेप्ट करेंगे, पर सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। लिबरल मीनिंग टू बी गिवन टू द मीनिंग ऑफ सफिशिएंट कॉज। स्ट्रिक्ट वहां पे नहीं रहने का, नहीं ये सफिशिएंट नहीं, इनसफिशिएंट रीजन है। अरे रीजन तो है ना, चला लो, अपील कर लो, उसमें क्या। डिस्टिंक्शन बिटवीन मैनी टाइम एंड फ्यू टाइम हैज टू बी देयर। वो 10 साल के बाद आता है कि भूल गया तो ये नहीं चलेगा, वो थोड़े दिनों के बाद आता है तो कॉन्डोनेशन करने का, अगर थोड़े टाइम के बाद आता है तो डिले मस्ट बी कॉन्डोन, अगर 5-6 महीने के बाद आता है तो थोड़ा सोच के, वरना तो हर कोई लेट ही आएगा, फिर मतलब क्या रह जाएगा 30 दिन का। तो ये एसएससी के फेवर में है, ये डिपार्टमेंट के फेवर में। पहला बोला कि थोड़ा लिबरल मीनिंग लेना, दूसरा बोला कि टाइम गैप भी देखना, ऐसे थोड़े दिनों के बाद आ रहा है या बहुत दिनों के बाद आ रहा है, बहुत दिनों के बाद है तो अप्रूवल नहीं देने का, सिंपल। No appeal admitted unless if return of income is filed by assessee, tax due on returned income is paid। देखो सिंपल सी बात है, रिटर्न ऑफ इनकम अगर वो सामने से फाइल किया है, यानी वो अग्री कर रहा है कि इतना टैक्स तो मेरा है ही, तो उतना तो उसे भरना ही है। उसके बाद जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो तुमने खुद ने जो रिटर्न भरा है उसका जो टैक्स है पहले वो भर के आओ, फिर हम अपील वगैरह एक्सेप्ट करेंगे। और मान लो उसे रिटर्न ही फाइल नहीं किया, तो इफ नो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल, तो एओ के हिसाब से उसको जितना एडवांस टैक्स भरने का था उतना एडवांस टैक्स उसने पे किया होना चाहिए, तो जाके एडमिट होगी अपील। हाँ, पर ये थोड़ा एक्सेस हो गया कि भी देखो वो तो चाहता था कि मेरा रिटर्न फाइल करने की जवाबदारी नहीं है, उसके हिसाब से तो टैक्स पेबल 0 है, एओ के हिसाब से तो 10 करोड़ का एडवांस टैक्स भरना था, तो क्या वो भरने के बाद ही अपील एडमिट करोगे? नहीं। अपेलेट अथॉरिटी मे फॉर द गुड एंड सफिशिएंट कॉज एग्जम दिस, ये वाली रिक्वायरमेंट, हाँ, पर एग्जम दिस, ये तो कंपलसरी पे करना है। आप सामने से रिटर्न फाइल करके बोले हो मेरा इतना टैक्स है, तो वो तो भरना ही पड़ेगा। अच्छा, और ये ऑर्डर राइटिंग में आना चाहिए। और हम लोग कल एक और चीज पढ़ेंगे, जो डिस्प्यूटेड टैक्स है ना उसका 20% भर के अपील करनी होती है, तो जाके आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग स्टे होती है। सी अपील करने के लिए 20% वाला क्राइटेरिया नहीं है, पर रिकवरी प्रोसीडिंग अगर आपको स्टॉप करवानी है अपील के साथ तो डिस्ट्रीब्यूटेड टैक्स का 20% भर देना पड़ता है, तो वो अलग चीज है, वो बाद में। ये क्या बोलता है, अगर आपने रिटर्न इनकम का, अच्छा कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिटर्न फाइल कर देते हैं, टैक्स बाद में भरते हैं। अब मान लो रिटर्न फाइल कर दिया, टैक्स भरना बाकी था, इन बिटवीन असेसमेंट आ गया और एडिशन हो गया और टैक्स आ गया, अपील में चले गए। सीआईटी अपील क्या बोलेगा, पहले जो रिटर्न तूने भरा उसका टैक्स क्लियर करके आ, डिस्प्यूटेड टैक्स बाद में बातें करते हैं।
मान लो रिटर्न फाइल नहीं किया, असेसमेंट आ गया, टैक्स पेएबल आ गया, तो क्या बोलेगा, पहले एडवांस टैक्स जितना पैसा भर के फिर अपील फाइल करते हैं। आप बोलो नहीं पर यही तो मैं बोल रहा हूं कि ये भरने का ही नहीं है, क्या भर क्या। हाँ तो सीआईटी अपील एग्जम्प्ट कर सकता है कि चलो ये एडवांस टैक्स वाला पॉइंट तुम अप्लाई मत करना, तुम्हारा अपील ऐसे ही हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। टैक्स शुड बी पेड बिफोर आईटीआर कंपलसरी, पर कई लोग ऐसे होते हैं जो टैक्स पे किए बिना भी रिटर्न फाइल करते हैं, उनका 143(1) में डिमांड आता है जो इंटरेस्ट के साथ टैक्स भरना पड़ता है। तो इट इज पॉसिबल टू फाइल द रिटर्न विदाउट टैक्स पेएबल, इट विल लीड टू डिमांड इन 143(1) जो इंटरेस्ट के साथ आपको भरना पड़ता है। अच्छा अभी आगे की प्रोसीजर वगैरह मैं करवा रहा हूँ 1 मिनट में, पर उसके पहले सिर्फ एक लाइन बोल देता हूँ, ऐसे बोलना था इसलिए बोल देता हूँ। यू आर नाउ वेरी मच नियर टू योर एग्जामिनेशन। ऑन अ सीरियस नोट, मई जिसका अटेम्प्ट है वो तो काफी नियर आ चुके हैं, नवंबर जिसका अटेम्प्ट है वो थोड़े दूर है पर इतने भी दूर नहीं है जो आप 1 साल पहले थे, पर आपका माइंडसेट कभी अभी भी वो 1 साल पहले का ही है। अभी अभी तो फाइनल चालू हुआ है, अभी तो मस्त लाइफ चल रही है, सब सब सही है। अभी मैं पढ़ने का वगैरह कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट मैं भी कभी नहीं पढ़ता था, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी नहीं बोल सकता ये चीज। पर मैं हमेशा मेन मेन चैप्टर्स स्टडी लीव के पहले कंप्लीट करने का टारगेट रखता था, और वो चीज करता भी था। जो मेरे लिए डिफिकल्ट था उसे मैं पहले एक्सेप्ट करने का ट्राई करता था, ताकि वो चीज और डिफिकल्ट ना बने। स्टूडेंट ऑलवेज डू रिवर्स, जो इजी चीज है वो पहले करते हैं ताकि मजा आ जाए, और डिफिकल्ट चीज हमेशा डिले करते हैं। जब फाइनल लेवल पे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, तब वो सारी डिफिकल्ट चीजें आपके सामने आके खड़ी रहेगी जो आपने बाकी रखी थी। एक तो दिमाग डाउन है, एक तो फ्रस्ट्रेटेड हो, और सारे डिफिकल्ट चैप्टर आपके सामने आते हैं, वहीं पे तराशाई। और इसीलिए जो डिफिकल्ट चीजें हैं उसे आज से करना शुरू करो, ताकि फ्रस्ट्रेटेड माइंड इजी चैप्टर्स अडॉप्ट कर पाएगा उस वक्त और बैलेंस हो जाएगा। दूसरी चीज, सिलेबस इतना सब है सर, कैसे याद रहेगा। पार्ट 1 तो अभी याद नहीं रहा, पार्ट 2 का पहला चैप्टर तो देखो कैसा था, अभी तो पार्ट 3 आना बाकी है। जीएसटी में भी तो सर असेसमेंट प्रोसीजर है, दोनों में कितना डिफरेंस है, सारी चीजें एक साथ कैसे याद रखने की। हमेशा एक लाइन सोच लेने का, आई एम नॉट द फर्स्ट स्टूडेंट हु इज स्टडिंग दिस, मैनी मोर स्टडीड दैट, मैनी मोर क्लियर सीए, एंड नाउ आई एम स्टडिंग दिस, मीन्स इट इज ह्यूमनली पॉसिबल टू डू दिस। तो वो करना है। पढ़ते वक्त ये सब नहीं सोचना है, ये फालतूगिरी हो गई। ये जब याद करने बैठो तब। मैं एक लाइन मैं हमेशा बोलता हूं हर एक बैच में, जो यहाँ पे भी बोल रहा हूं, क्लास में बिकम अ रेंचो बट एट द टाइम ऑफ रिविजन बिकम द चतुर। रिविजन करने बैठो तब ये क्या होगा वो क्या होगा कोई जवाब देने वाला नहीं है, सोच के क्या कर रहे हो। जो लिखा है वो पढ़ो, याद रखो, आगे बढ़ो, ब्रिटिश बनो। क्लास में सब कुछ सोचो, घर पे पढ़ते वक्त कुछ मत सोचो, जो लिखा है उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। मार्क्स हैज टू बी देयर। क्लास में सब सोचना है ताकि प्रैक्टिकली यू कैन अचीव एनीथिंग एंड आफ्टरवर्ड्स। तो ये कुछ चीजें याद रखो, माइंडसेट थोड़ा सुधार दो, चीजें सिंपल होगी, डिफिकल्ट इतनी है नहीं जितना आप अपने दिमाग में पोर्ट्रे कर रहे हो उसको। आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। अपील्स के आगे की प्रोसीजर हम लोग कल फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।